गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया कि आखिर ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है होता क्या है ना। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा, ठीक। तो आज की क्लास क्या होने वाली है? तो आज की क्लास हम लोग की होगी यूनिट ऑफ चार्ज और टाइप्स ऑफ चार्ज की, और इनको भी हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखेंगे, है ना। ओके, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज क्या होता है ना। इनके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने दिया हुआ है। तो क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच अप्लाई अ फोर्स ऑन अदर मैटर, है ना। ये हमने रब किया था, ये क्लिंक किया था छोटे छोटे पेपर के पीस को, ओके, है ना। बट इट इज क्रिएटेड बाय रबिंग, है ना। जैसे मास थी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज इस मटेरियल में लाने के लिए हमें इसमें कुछ करना पड़ता है, और जो करना है वो क्या है? रब करिए या फिर किसी अदर मेथड से हम इसको चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हुआ अदर मेथड। फिर हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है ना दूसरे मटेरियल पर, उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। या फिर ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह कौन सा नेचर रखता है? अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव? आंसर है बोथ, दोनों रखता है, ठीक है। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रांग था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 के पावर 36 टाइम या 10 के पावर 37 टाइम्स लगभग इतना स्ट्रांगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है ना। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। अब हमने आपको बताया था जब हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं, तेजी के साथ रब करते हैं, तो क्या आता है? वहां से एक चमक आती है, चमक, ठीक है ना। उसी का नाम है उसका इलेक्ट्रा। तो ये जो इलेक्ट्रा है यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लाइटनिंग यानी चमक, है ना। ओके, तो ये था, और इसी इलेक्ट्रा की वजह से आया इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ओके, अब क्या क्या था? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग है, क्लिंग का मतलब होता है कि जब हम इसमें चार्ज क्रिएट करते हैं रब करके, तो ये किसी बॉडी को क्या कर लेता है? चिपका लेता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, ठीक है। ये हमारा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये हमारा होता है। आपने अभी भी ऑब्जर्व किया होगा ठंडी के मौसम में जब हम लोग कंबल को समेट के रखते हैं, फिर जब हम उसको ओपन करते हैं ना, तो चट चट की आवाज आती है ना। तो वो जो चट चट की आवाज आती है वहां से लाइटनिंग होता है, वो भी हमारा क्या है? चार्ज ही है ना। और इसका एक और एग्जाम्पल है जब कहीं भीड़ होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों की भीड़ होती है, और वहां के जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, कंट्रोल में नहीं रहती है ना। तो क्या होता है? तो जो वहां के पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो पुलिस वालों को क्या बोलते हैं? बस वो बोलते हैं बस लाठी चार्ज। तो लाठी हमारी क्या हो गई? चार्ज हो गई, और चार्ज हो गई तो वो फोर्स लगाएगी, पीटना शुरू खाली, है ना। तो लाठी चार्ज हो गई तो फोर्स लगाएगी, है ना। वही है हमारा, ओके। तो ये तो था कल की क्लास में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास हमारी होगी यूनिट ऑफ चार्ज की और टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो इसको फिर से नोट कर लीजिए जो नहीं नोट किए हैं, ओके। तो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, ओके। तो हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ चार्ज पे, है ना। तो जो हमारा चार्ज होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, है ना। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। ये चार्ज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। तो हम आते हैं यूनिट पर। तो हमारा होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये जो आपका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। तो ये जो आपका एसआई यूनिट हुआ,
इसी को हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, है ना। तो एमकेएस सिस्टम का ही, ठीक है, आज का जो फॉर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम, है ना। तो एसआई सिस्टम में यानी एसआई यूनिट में जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, आपको पता है, आंसर है कूलाम। वेरी गुड, ठीक है ना। ये होता है आपका कूलाम और इसको डिनोट करते हैं सी से। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, है ना। ठीक, अब ये तो हुआ एसआई यूनिट की बात, है ना। अब हम आते हैं सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है। ठीक, सीजीएस सिस्टम, तो इन सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होती है वह दो तरीके की होती है ना। पहला हमारा हुआ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ESU, ठीक है, ओके। या फिर इसी का दूसरा नाम है स्टेट कूलाम, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्टेट कूलाम, और इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं स्टेट कूलाम, ठीक है। या फिर हम इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन, ये हुआ आपका फ्रैंकलिन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं, फिर इसको स्टेट कूलाम बोलते हैं, या फिर हमने बोला इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं, है ना। ये होता है सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आता है। तो कहीं न कहीं हमने कूलाम को पढ़ा हुआ है। कूलाम जो होता है ना, एक बड़ी यूनिट होती है ना। तो वन कूलाम इक्वल टू 3 इंटू, ये लगभग होता है ना, लगभग 3 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे, ESU या फिर फ्रैंकलिन, है ना, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, स्टेट कूलाम। ये आपका हुआ स्टेट कूलाम, है ना। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU, फ्रैंकलिन या फिर स्टेट कूलाम, ओके। तो ये हमारा हुआ पहले टाइप की यूनिट सीजीएस सिस्टम में चार्ज की। दूसरे टाइप की क्या है ना। तो दूसरे टाइप की जो यूनिट है वह ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। लिख लो, इलेक्ट्रो और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EMU, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है ना, इसका जो दूसरा नाम है वो है AB कूलाम, है ना। गजब का नाम है AB कूलाम। ये हमारा होता है सीजीएस सिस्टम में दूसरे टाइप की चार्ज की यूनिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ABC, ठीक है। ये हमारा होता है, ओके। तो ये हमारा हुआ दूसरे टाइप की यूनिट, है ना। अब हम कूलाम जानते हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए 1 कूलाम इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज या फिर कितने ABC के इक्वल होता है ना। तो हम जानते हैं 1 कूलाम, ये लिख लिया हमने, 1 कूलाम इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, EMU लिख लो, ठीक है ना, या फिर इसी को क्या लिख लोगे, ABC, है ना, ABC। ये हमारा होता है दूसरे टाइप की यूनिट सीजीएस सिस्टम में। समझ में आता है, ओके। अब उसके बाद हम लोग अदर यूनिट की बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया कि जो कूलाम होता है ना, ये चार्ज की बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। अब जो बड़ी यूनिट होती है तो कहीं न कहीं हम बड़ी यूनिट का यूज नहीं करेंगे, है ना, छोटी यूनिट का यूज करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अदर यूनिट की बात कर लेते हैं, चार्ज की अदर यूनिट पर, ठीक है। अदर यूनिट ऑफ चार्ज, तो अदर यूनिट ऑफ चार्ज में हम पढ़ लेते हैं स्मॉलर यूनिट, ठीक है, और लार्जर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा है, पहले हम पढ़ लेते हैं स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है ना। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ते हैं
कैसा, है ना, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, ये सब हमारा होता है छोटे यूनिट होते हैं चार्ज की, ठीक है। तो छोटे यूनिट जो है हमारे ये हैं आपके 1 मिली कूलाम, ठीक है, 1 मिली कूलाम। इसको क्या लिख सकते हो, 10 के पावर -3 कूलाम, ये छोटी यूनिट है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहां पर आता है मिली के बाद माइक्रो आता है ना, माइक्रो कूलाम, और इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -6 कूलाम। ये सब छोटी यूनिट होती हैं, है ना। और जो बड़ी यूनिट है वो कूलाम है ना, कूलाम बड़ी यूनिट होती है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, ये बड़ी यूनिट होती है ना। हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, ठीक। अब उसके बाद ये तो स्मॉलर यूनिट की बात आई, इससे भी स्मॉल हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं लार्जर यूनिट पर। तो लार्जर यूनिट आपकी तो है ही कूलाम, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, है ना। तो अब लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है हमारा फैराडे। क्या होता है, फैराडे, फैराडे। तो ये है लार्जेस्ट यूनिट। तो एक फैराडे होता कितना है, ठीक है ना। एक फैराडे, जो फैराडे भी क्या है आपका चार्ज की यूनिट है, लेकिन बहुत बड़ी है, लार्जेस्ट यूनिट है ना। और ये किसके इक्वल होता है, तो इसका आंसर है 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। ये है आपके लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज के यूनिट, है ना। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, यानी चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट हम करते हैं क्लियर, और आपको समझ में आता है अच्छा। इसीलिए चार्ज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों, इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना। तो ये जो हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज है, ये कितने प्रकार का होता है और क्या होता है, इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, है ना। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया किसी भी मटेरियल को चार्ज करने का तरीका क्या है ना, समझ रहे ना। ये हमारा मान लीजिए ग्लास है, ये ग्लास है और ये है प्लास्टिक, ठीक। अब हमने पहले देखा इसको, ये पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, है ना, नहीं कर रहा है, पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नहीं कर रहा है, ओके। तो जब हमने इसको रब किया, कहीं से भी रब करो, है ना, रब किया, तो अब ये क्या हो गया, यस। अब हमने देखा कि ये पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर लिया, यानी चिपका लिया, क्लिंग किया, ओके। तो अब ये चार्ज हो गया। तो ये हमारा एक ग्लास जो कि कैसा हो गया, चार्ज हो गया, पक्का, ठीक, ये चार्ज हो गया, ओके। अब ये हमारा प्लास्टिक, ये हमने देखा पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना। जब हमने इसको रब किया, ये कैसा हो गया, चार्ज हो गया। अब ये छोटे छोटे पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ये चार्ज हो गया, पक्का। तो हमने 2 मटेरियल को लिया, एक है प्लास्टिक, एक है ग्लास, ये है ग्लास, ये है प्लास्टिक, ये ध्यान रखना है, ये ग्लास, ये प्लास्टिक। अब दोनों को चार्ज हमने कर लिया, है ना। और हमने देखा कि ये जो हमारा मटेरियल है इतना छोटा है, बहुत छोटा है, ये ध्यान रखिए, जिसको हम पॉइंट मास कर सकते हैं, यानी पॉइंट साइज कर सकते हैं, बहुत छोटा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 मटेरियल, एक प्लास्टिक और एक ग्लास, जिसको हमने चार्ज कर लिया, है ना। तो देखिए, हमने इन दोनों चार्ज बॉडी को इस तरह से हैंग कर लिया। एक देखिए, ये हमारा एक जो है छोटा सा पॉइंट साइज का मास, यानी पॉइंट है, बहुत छोटा है ना, जो कि ग्लास है, प्लास्टिक है, कुछ भी, अभी हम लिखते हैं। अब उसके बाद ये हमारा हुआ, ये एक दूसरा चार्ज है, और इसको हमने हैंग किया, इस तरह से हैंग कर लिया, लटका लिया यहाँ पे किसी स्ट्रिंग से, ठीक है। उसके बाद इसको भी हमने, इस छोटे से बॉब को, छोटे से चार्ज को हमने
स्ट्रिंग से लटका लिया इस तरह से कुछ सेपरेशन पर, है ना। ओके, तो अब ये दोनों हमारे जो पॉइंट मास हैं ये चार्ज हैं, है ना। तो हमने इसका नाम रख दिया, ये देखिए ये जो दोनों हैं, है ना, ये जो दोनों हैं हमने मान लिया ग्लास है, तो ये ग्लास है, ठीक है। और जो कि कैसा है, हमने आपको बताया पॉइंट साइज का है, ठीक है, बहुत छोटा है। और ये कैसा है, तो आंसर है ये दोनों हमने इनको चार्ज कर लिया, चार्ज कर लिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चार्ज कर लिया। अब हमने इसको फ्रीली इस तरह से सस्टेन किया हुआ है, इस तरह से लटकाया हुआ है इन दोनों चार्जेस को, और ये ग्लास है और ये भी आपका ग्लास है, दोनों चार्ज है ना। अब हमने इनको थोड़े से सेपरेशन पर रखा और एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के मटेरियल को चार्ज कर करके इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये ग्लास दोनों चार्ज हैं। तो ये जब पास में लाके देखा गया तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ न कुछ फोर्स एप्लीकेबल है, यानी फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स लग रहा है वो कहीं कहीं इधर लग रहा है, इस वाले ग्लास पर इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस पर इधर लग रहा है, और ये इधर आ गए, इधर यहाँ पे, और ये इधर आ गया यहाँ पे, है ना, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। ओके, तो अब यहाँ पर ये समझ में आता है कि ये भी ग्लास, और इसमें जो फोर्स लग रहा है वह अट्रैक्शन का लग रहा है कि रिपल्सन का, आंसर है रिपल्सन का। तो ये हुआ आपका रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स हो गया, ठीक है। ओके, अब इसी तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर से देखा। अब दूसरा उन्होंने दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, और ये किया दूसरी बार एकदम सेम। अब जहां पे आपका ग्लास था पॉइंट मास का, अब वहीं पर क्या उन्होंने रखा, प्लास्टिक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आपका प्लास्टिक, जो कि कैसा है, चार्ज है। ये भी आपका क्या है, प्लास्टिक, जो कि कैसा है, चार्ज है। प्लास्टिक और दोनों चार्ज है, ध्यान से इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा, है ना। जब ये पास लाए गए तो इनमें भी देखा गया, ये क्या हुआ, इस पर फोर्स लगा और ये इधर रिपल्सिव हुआ, यानी इधर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इस पर जो फोर्स लगा उस पर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो कहीं कहीं सेम ये इस तरह से है ना। तो ये भी आपका कैसा हुआ, तो आंसर है रिपल्सिव नेचर का हुआ, रिपल्सिव फोर्स हुआ, ठीक है। ओके, तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा, है ना। एक ग्लास रॉड, यानी ग्लास थोड़ा सा पॉइंट मास, ये आपका है ग्लास, ठीक है, जो कि चार्ज है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर भी ये आपका हुआ प्लास्टिक, ये दोनों चार्ज है ना। तो जब चार्ज हैं तो यहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा इस पर भी फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ये फोर्स इधर लग रहा है, इस पर इधर, और ये इधर लग रहा है फोर्स इधर, है ना। तो ये हुआ कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, ठीक है। तो अब क्या देखा यहां पे, अट्रैक्शन, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, ना, ठीक है। तो अब उनके माइंड में जस्ट ऐसे ही आ गया, है ना, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि अगर ये जो चार्जेस हैं ये कैसे हैं, सिमिलर है कि नॉन सिमिलर, आंसर है नॉन सिमिलर, जिसको बोलते हैं अनलाइक। तो अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कौन सा नेचर रख रहा है, तो आंसर है अट्रैक्टिव नेचर रख रहा है। और जो सेम चार्जेस हुए, यानी जिसको लाइक चार्जेस बोलते हैं, उनमें कौन सा नेचर देखने को मिला, यस, रिपल्सिव नेचर देखने को मिला। तो उनके माइंड में ये सेट हो गया, ठीक है। तो जिसको बोले लाइक चार्ज, यानी लाइक जो है वो क्या करते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, रिपल्सिव नेचर रखते हैं। यहां पे भी आपके लाइक चार्जेस, ठीक है। और यहां पे आपके कौन से चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, ठीक है। अब आप बताइए, जो चार्ज होता है ना, वह जो फोर्स लगाता है किसी दूसरे बॉडी पर, दूसरे चार्ज पर, ठीक है, तो वह कौन सा नेचर रखता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव या दोनों, यस। तो आंसर है दोनों,
देखा यहाँ पे, सोचिए अगर इसी मटेरियल की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो थी मास, वह कौन सा नेचर रख रहा था? अट्रैक्टिव नेचर रख रहा था, केवल अट्रैक्टिव नेचर, है ना। तो मास केवल अट्रैक्टिव, चार्ज दोनों, तो मास केवल खींच रहा था, इसलिए मास एक टाइप का हुआ। समझ में आ रहा ना, दिमाग में आया? तो अब बताइए जो चार्ज है वह अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बोथ कौन सा है? दोनों नेचर रखता है। तो इससे उनको ये आया कि चार्ज एक ही तरीके का नहीं होता है, चार्ज दो तरीके का होता है। ठीक है, इसलिए चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा कैसे होते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं 2 टाइप्स के चार्जेस, है ना। अब इसका नामनक्लेचर रखते हैं, इनका नाम क्या होता है? जस्ट पता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आया कहां से, है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है ना, इसको समझते हैं। देखिए अब क्या होता है, ये दोनों हमने आपको बताया, है ना। अभी ये जो बॉडी है, ये जो ग्लास है, ये पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है। ओके, अब ये भी पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यानी ये भी डिस्चार्ज है। तो अब हमने क्या किया, इसको चार्ज किया, ये अट्रैक्ट कर लिया, है ना। ये भी चार्ज हुआ, ये भी अट्रैक्ट कर लिया, तो ये दोनों चार्ज हैं, चार्ज हैं, यानी इसके पास भी चार्ज है, इसके पास चार्ज है। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के पास चार्ज है। ठीक, अब इन दोनों को हमने इस तरह से मिला दिया, दोनों चार्ज को मिला दिया। अब इनको हमने अलग किया। अब हमने क्या देखा, ये पेपर के पीस को नहीं खींच रहा है, ये भी पेपर के पीस को नहीं खींच रहा है, समझ रहे ना। तो ये दोनों पहले तो चार्ज थे, मिलाने के बाद फिर से ये डिस्चार्ज हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर आप किसी दो चीजों को मिलाओ तो कहीं न कहीं हमको कुछ न कुछ जरूर मिलता है, तीसरी चीज जरूर मिलती है ना। अब हमारे एजुकेशन में एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो चीजों को मिलाते हैं और वह जीरो मिल जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है ना। तो ऐसा आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, ये +10 ये -10, दोनों को मिलाओ जीरो, यस। इसीलिए आपको चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ जो 2 प्रकार के आपके चार्जेस हुए। तो पहला आपने लिखा कौन सा, कोई भी ले लो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो दूसरा हमारा है वह कौन सा चार्ज है, तो आंसर है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से चार्ज हमारे कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे सीखेंगे, आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि ये जो 2 बॉडी होते हैं जब हम किसी के साथ रब करते हैं तो ये चार्ज होता है, और हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है ना। तो इसको हम आपको बताते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ये मटेरियल को चार्ज कर करके एक सीरीज बना लिया, है ना। तो ये हमने इसको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये सीरीज हुआ, हमने डिफरेंट मटेरियल को लेकर उनको चार्ज किया, ओके। तो अब क्या होता है, तो अब हम कैसे पता करते हैं कि ग्लास पे कौन सा चार्ज होगा, फ्लैनेल पे कौन सा चार्ज होगा, ऊल पे कौन सा चार्ज होगा, सिल्क पे कौन सा चार्ज होगा, हार्ड मेटल पर कौन सा चार्ज होगा, हार्ड रबर यानी इबोनाइट पर कौन सा चार्ज होगा, सीलिंग वैक्स क्या चार्ज होगा, रेजिन यानी प्लास्टिक पर क्या चार्ज होगा, ठीक है। और ये लास्ट में आपका सल्फर आता है, तो इन सब पर कौन सा चार्ज आता है ना। तो इनकी सीरीज बन गई। तो इसका आंसर ये है, हमको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हमको यही देखने को मिलता है, ग्लास को, फिर फ्लैनल, ठीक है,
ऊल देखने को मिलता है, सिल्क देखने को मिलता है जो आपके बुक में मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये इबोनाइट है ना, इबोनाइट होता है। और उसके बाद लास्ट में आपका है ये आपका प्लास्टिक, है ना। तो ये हमारे बुक में मैक्सिमम देखने को मिलता है ना। तो अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव हुआ, कौन सा नेगेटिव हुआ, है ना। तो इस टेबल को याद रखिएगा। तो इनकी हेल्प से हम सीखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब हम दो लेते हैं, एक लिया ग्लास, एक लिया फिनाइल, ठीक है। सीरीज में से कोई दो उठा लो। अब इन दोनों को रब किया, मान लीजिए ये आपका ग्लास और ये आपका फ्लैनेल यानी फलालेन, ठीक है। इन दोनों को रब करो, ओ ठीक है। इन दोनों को हमने रब किया और जब हमने इसको रब कर लिया तो बताइए किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव, है ना। तो अब सीरीज में जो ऊपर रहता है ना, ऊपर वो होता है पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव। तो ग्लास पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, फ्लैनेल पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, ठीक। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देखिए हमने ये सीरीज में दो को उठाया, एक फ्लैनेल है और दूसरा ऊल है। अब इन दोनों को रब करिए। तो रब करने के बाद हमने देखा फ्लैनेल कैसा हो गया, पॉजिटिव, ऊल कैसा हो गया, नेगेटिव, है। अभी तो फ्लैनेल नेगेटिव था, अब पॉजिटिव कैसे हो गया, यस, है ना। तो हम रब करते हैं, किसके साथ रब करते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक। अब हमने ले लिया ऊल को और सिल्क को ले लिया, ठीक है ना। ऊल और सिल्क को रब करो तो जो ऊल है वो आपका पॉजिटिव, सिल्क है आपका नेगेटिव। सिल्क ले लो, फ्लैनेल ले लो, तो फ्लैनेल और सिल्क को रब करो, पॉजिटिव नेगेटिव। सिल्क और ग्लास को लो, यस, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिल्क को लो और प्लास्टिक को लो, है ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। अब इबोनाइट यानी हार्ड रबर जो है इबोनाइट, है ना, प्लास्टिक के साथ रब करो तो प्लास्टिक नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये सीरीज से हमको पता चलता है, समझ रहे ना। तो अब ये हमारे हो गई सीरीज। तो इससे हमको पता चलता है कि हम किसको किसके साथ रब करते हैं और वह कौन सा चार्ज उस पर एक्वायर होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। समझ में आ गया, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या हम चार्ज के लिए भी कर सकते हैं क्या, आंसर है यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पॉइंट चार्ज है, छोटे से चार्ज, बहुत छोटे से चार्ज। तो ये हमारे दो पॉइंट चार्ज हुए, ये मान लीजिए Q1 है और ये आपका चार्ज हुआ Q2। कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ना। चार्ज हमारे दो तरीके का कोई भी हो सकता है। इनके बीच का जो सेपरेशन है हमने मान लिया R। तो अब इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसको कैलकुलेट किया गया और देखा गया जिस तरह से जो फोर्स होते हैं दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, प्रोडक्ट के मास की तरह एकदम सेम m1 इंटू m2, यस। और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस, ये हुआ। और एक कांस्टेंट आया और ये कांस्टेंट आ गया। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला। दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगा, अट्रैक्टिव का लगा या रिपल्सिव का लगा, हमने उसको इस तरह से कैलकुलेट किया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह किस पर डिपेंड किया, चार्जेस पर, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में देखिए, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा और फोर्स और डिस्टेंस की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर टाइम यानी स्क्वायर है। तो अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम कर दें तो जो फोर्स होगा वह 1/4 हो जाएगा, है ना। अगर हम इस डिस्टेंस को 3 टाइम कर दें तो जो फोर्स होगा 1/9 टाइम होगा, ठीक है। ये हमको समझ में आता है, यानी डिस्टेंस बढ़ने से ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो घटता जाता है, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घट रहा है ना। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो कहाँ होगा, तो इसका आंसर है डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ। तो डिस्टेंस आपका कैसा हो गया, बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जा सकते हो भैया, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, है ना। तो अब हम r के प्लेस पर इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वह क्या होगा, 0। इन सब को बातों को ध्यान में रखिएगा, हम आगे इसका यूज करेंगे।
समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आज के लिए हम अब क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? तो फिर से हम मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में, ठीक है? तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।